Standard 9th, Chapter number 8, Framing of Constitution and its Features. In the previous video, we have studied the importance of the preamble. Now in this video, we will be study about basic features of the Constitution. Let's study about that one by one. First point is written document. Except Britain and Israel, India along with the other nations of the world have their constitution in the written form. कुछ दूसरे कंट्री के तरह हमारे पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें सोशल ग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस प्री हिस्टोरिकल नोटेशंस एट्सेट्रा केप द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिटर्न फॉर्म। ये सारी बातों को इंक्लूड करते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शंस एंड कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस। नाउ 12 अपेंडिसेस, इसमें 4 अपेंडिसेस वो बाद में ऐड कर दिए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस प्रोविजंस फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट्स इंटर रिलेशनशिप्स। हमारे देश में एक दूसरे स्टेट के अंदर जो भी रिलेशनशिप है वो भी मेंशन की गई है प्रॉपरली। फंडामेंटल राइट्स ऐड कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज इंक्लूड है। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़, शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिप्राइव्ड ग्रुप, हर एक पोर्शन को बारीकाई से इंक्लूड किया गया है और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। इन अमेरिका ड्यूल सिटीजनशिप इज गिवन, वन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अनदर फॉर द स्टेट सिटीजनशिप। एक अमेरिका के लिए सिटीजनशिप है और दूसरी जो है वो स्टेट के लिए है। इस तरह से अमेरिका में देखा जाए तो ड्यूल सिटीजनशिप है। बट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन एंड और स्टेट द कंट्री। ओनली सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव ड्यूल सिटीजनशिप। ऐसा कहा जाता था पहले, बट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ 370 आर्टिकल्स पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। अब कश्मीर में भी सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो यूनियन है हमारा एक स्टेट्स का बना हुआ जो ग्रुप है, इसीलिए उसको बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया का। By the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component state is indicated. हमारे स्टेट अलग अलग है बट वो एक ग्रुप में यूनाइटेड है और इसीलिए वो फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है। हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट रहेगी, अलग अलग वो वर्क करेंगे, बट नेशनल लेवल ही सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फॉलो करती रहेगी। The Constitution has clearly marked the area of functioning for both the kinds of government. यहाँ पर इंडिया में जो गवर्नमेंट बनेगी इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का फील्ड प्रॉपरली क्लियरली डिसाइड किया गया है। The Constitution demarks the powers of the central and the state government into different list of the subjects. सब्जेक्ट में फील्ड दिया गया है ताकि वो इसमें से टैक्स कलेक्ट कर सके। फर्स्ट है वो यूनियन लिस्ट है। इन यूनियन लिस्ट included 97 subjects. These subjects are defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph are included in the union list. ये यूनियन लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि हम किसी स्टेट की रेलवे लाइन या तो स्टेट बैंकिंग या तो स्टेट पोस्ट टेलीग्राफ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेकंड पॉइंट है वो स्टेट लिस्ट है। In state list 66 subjects are included. 66 subjects इसमें include कर दिए गए हैं। These subjects are law and order, state government institutions, agriculture and irrigation है, health, land, interstate trade कर सकते हैं, वो एक दूसरे स्टेट में वो व्यापार कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें include कर दी गई है। But whenever the law is failure, the union government with consent and against the will of the state can send reserve police force. जब ज़रूरत पड़े तब हम रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद ले सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर हमारे रिजर्व पुलिस फोर्स को भेज भी सकती है। नेक्स्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द थर्ड लिस्ट that is called the concurrent list, which consists of subjects of common concern both to the center and the state. स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसके ऊपर दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं।
सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर है, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एट्सेट्रा, जिसमें दोनों वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो रेसिड्यूअल पावर्स है, जो बाकी रह जाता है, जो डिसाइड किया गया नहीं सब्जेक्ट है, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है, आर नोन एज द रेसिड्यूअल पावर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूअल सब्जेक्ट। जो रेसिड्यूअल सब्जेक्ट है उसमें मेजर डिसीजन लेने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया है। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लाइक एक्साइज एंड कस्टम, import export, income tax. All the major taxes are decided by the central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having mere financial resources, are decided by the state government. तो इस तरह से जो बाकी रह जाते हैं जो सब्जेक्ट है उनको भी डिसाइड तो किया गया है, बट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स इमरजेंसी। जब कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी आती है, हमारे देश के ऊपर कोई आफत आती है, ठीक है, तब ये डिक्लेयर की जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रिबेलिएशन। जब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल कंट्री के हिसाब से यहाँ पर अटैक किया जाए तब ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। सेकंड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। जब लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, रिलेटेड टू द स्टेट्स, या तो पूरे देश में लगा दी सकती है। थर्ड पॉइंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। जब किसी स्टेट के पास स्टेट को चलाने के लिए वो पूरा फंड नहीं होता, पैसा नहीं होता, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मदद करने के लिए यहाँ पर आती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स टू डील विद दिस इमरजेंसीज। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न्ड इनटू यूनियरी सिस्टम। जब इमरजेंसी लगाई जाती है तब हमारी जो यहाँ की इंडिया की सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम बन जाती है। यूनिटरी सिस्टम मतलब कि मोस्ट ऑफ द पावर गिवन टू द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारी जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है। वैसे तो 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आ सकती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री, बट वी हैव डिसाइडेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारे पास पार्लियामेंट होती है। द लेजिस्लेटिव एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। बाई कैमरल मीन्स 2 हाउस जहाँ पर होते हैं उसको बाई कैमरल बोला जाता है, और सिंगल हाउस हो तो उसे यूनिकैमरल बोला जाता है। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं। अपर हाउस इज नोन एज द राज्यसभा एंड द लोअर हाउस इज नोन एज द लोकसभा। इस तरह से 2 हाउस को अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड द गवर्नर इन द स्टेट्स। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन एंड इन द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स। वैसे पूरा जो देश को चलाने के लिए पूरा वहीवट जो है वो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, एंड जो स्टेट को चलाना है तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री उसको चलाते हैं, हैंडल करते हैं। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 हाउसेस है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 हाउस हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे अपर हाउस बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोअर हाउस बोला जाता है। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स द 12 मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम वेरियस फील्ड्स फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, जो एक अच्छे फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कोई गेम में स्पोर्ट्स में आगे है, कोई एग्रीकल्चर में आगे है, या तो कोई बड़े सा स्टार है, तो ऐसे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है एंड लोकसभा है वो टेम्पररी हाउस माना जाता है। in which 1/3 members retire every 2 years of the same number of the members for the election। क्योंकि यहाँ पर जो 1/3 मेंबर्स है, अप्रोक्सीमेटली 33% मेंबर्स है, वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, और इसीलिए वो कंटिन्यूसली हाउस चलता है। एक साथ वो डिसॉल्व नहीं होता और एक साथ नया बनता भी नहीं है, बट 1/3 मेंबर्स कंटिन्यूसली इंक्लूडेड एवरी 2 years।
और इसीलिए उसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। एंड थर्स ईच मेंबर हैज़ 6 years ऑफ टेनर इन द राज्यसभा। राज्यसभा का उसका जो टेनर होता है 6 साल के लिए होता है। द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा। लोकसभा को ज़्यादा पावर दी जाती है, राज्यसभा को कम पावर दी जाती है। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसोल्व। राज्यसभा को कभी डिसोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो हमेशा परमानेंटली वर्क करता रहता है। थैंक यू।